कास्ट और क्रीड की आइडेंटिफिकेशन से हमें क्या मुराद है? कास्ट और क्रीड के आइडेंटिफिकेशन से मुराद ये है कि हमारे पास जो एक टोटल जो हमारे पास एक इशू है वो ये आता है हमारे पास कि अमेरिकन के अंदर कि वहाँ पे हमारे पास रेस जो है वो एक इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक है। इम्यूटेबल कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि वो इसको कभी भी वहाँ से डेविएट नहीं करते हैं, ठीक है। वो ये कहते हैं कि हाँ जी हमारे पास कास्ट जो हमारे पास ब्लैक और वाइट का डिफरेंस है वो हमेशा से, तो उन्होंने उस डिफरेंस को आइडेंटिफाई किया यहाँ पे कि ब्लैक वाइट एंड एशियन दीज थ्री आर द most significant differences which they call whenever they are hiring या whenever they are considering the Hispanic Americans. Hispanic Americans को जब भी वो कंसिडर कर रहे होते हैं तो दे ऑलवेज आस्क टू क्वेश्चंस, मतलब यूएस के अंदर अगर हम बात करें तो वो दो क्वेश्चंस पूछते हैं। पहला कि जी आप अपनी एथनिसिटी बताओ, ठीक है। सेकेंडली आप अपना रेस बताओ। एथनिसिटी क्या है, ब्लैक हो, वाइट हो, एशियन हो। दूसरा आपकी रेस क्या है। अब इसका इम्पैक्ट क्या आया, इस चीज़ का इम्पैक्ट क्या आया कि आपके पास जब 2000 के अंदर कंसेंसस डेटा आपने जब किया तो 2000 के डेटा के अंदर यू केम टू नो कि जी 37% हिस्पैनिक्स लोगों ने लिखा, ठीक है। और बाकी जितने भी लोग थे जो डिससेटिस्फाइड लोग थे इस पर्टिकुलर चीज से, उन्होंने इसको अदर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। लाइक आपने अदर में उसको ले लिया। हाउएवर जब 2010 का कंसेंसस आया तो उसमें आपको पता चला कि 37% आउट ऑफ 35 मिलियन अमेरिकन जो है उन्होंने अपने अदर्स को चेंज कर दिया वाइट में, ठीक है। दैट मीन्स पहले वो अपने आप को हिस्पैनिक लिखते थे या अदर्स लिखते थे, और 2010 के डेटा के अंदर पता चला कि जी उन्होंने अदर से अपने आप को कैटेगराइज करा लिया वाइट में। दिस मीन्स कि चूंकि वो लोग ओल्ड होते चले गए, चूंकि वो लोग जो है उसी केडर के अंदर काम करते चले गए, चूंकि वो लोग उसी फील्ड के अंदर चलते चले गए, तो इसलिए दे ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू वाइट। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपके एचआर मैनेजर्स के अंदर जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती चली गई। क्यों कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई सिलेक्शन प्रोसेस में? इसलिए क्योंकि आपके जो प्रोटेक्टिव ग्रुप्स हैं, प्रोटेक्टिव ग्रुप का मतलब ये है कि जो आपके डेफिनेट ब्लैक्स हैं या आपके डेफिनेट वाइट्स हैं, ये तो आपके प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं। अब ये वाले जो आपके प्रोटेक्टेड ग्रुप्स हैं ये किसी तरीके से जो है आपके सिलेक्शन प्रोसेस का उनके ऊपर जो है वो एडवर्स या नेगेटिव इम्पैक्ट ना डालें। इस चीज़ को आपको कंसिडरेशन में लेना ज़रूरी है। तो इसीलिए इस केस को बताने का मकसद ये है कि देखो इसके अंदर आपको अब रिलायबिलिटी भी चेक करनी है, वैलिडिटी भी चेक करनी है, जनरलाइजेबिलिटी भी चेक करनी है, लीगैलिटी भी चेक करनी है। यूटिलिटी तो होगी, यूटिलिटी की मैं बात नहीं करूंगा इसमें, लेकिन चार एलिमेंट्स आपको कंसिडरेबली चेक करने हैं, और ये चार एलिमेंट्स आपको बेसिक डेफिनेट एलिमेंट्स जो है वो डिटर्मिन कराते हैं, बेसिक डेफिनेट एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ आती है बात? अब समझ में आती है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इन पांचों पॉइंट्स की जो चीज़ें हैं वो सारी के सारी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछो, वरना फिर हम आगे मूव करें। ओके, हम मज़ीद फर्दर आगे चलते हैं, और मज़ीद फर्दर आगे चल के हम जो है वो आपके मज़ीद फर्दर जो है वो चीज़ों को देखते हैं। लाइक सिलेक्शन के मेथडोलॉजीज़ क्या है, लाइक आप सिलेक्शन जो पांच आपके पास सिलेक्शन के वेरिएबल्स हैं या पांच जो आपके पास सिलेक्शन के क्राइटेरियाज हैं, तो किस किस चीज़ के ऊपर जो है वो आप मेजर करते हो। यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट बता दो। देखो बेटा यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो मेथडोलॉजी आप यूज़ कर रहे हो सिलेक्शन की, या जो आप सिलेक्शन के मुख्तलिफ मेथडोलॉजीज़ में से जिस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए जा रहे हो, वो मेथडोलॉजी आपकी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलिटी रखती हो। मैक्सिमम यूटिलिटी रखने का मतलब ये है कि उसकी रिलायबिलिटी मैक्सिमम हो, वैलिडिटी मैक्सिमम हो, जनरलाइजेबिलिटी मैक्सिमम हो। दैट मीन्स वो अपने तमाम के तमाम एंड्स के ऊपर मैक्सिमम परफॉर्मेंस परफॉर्म करे, या मैक्सिमम आपके के तमाम एलिमेंट्स को जो अश्योर करे कि आप एलिमेंट्स कंप्लाई करा रहे हैं, सो दैट आपके लिए मैक्सिमम आसानी हो या आप मैक्सिमम यूटिलिटी को जो है वो इंश्योर कर सकें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सिलेक्शन के ऊपर। टाइप ऑफ सिलेक्शन में जो सबसे कॉमन मेथडोलॉजी है, सबसे इजी मेथडोलॉजी जो आपके पास होती है वो आपके पास होती है इंटरव्यूज। इंटरव्यू क्या होता है बेसिकली? इंटरव्यू जो है वो डायलॉग्स होते हैं दो पर्सनस के पास या दो से ज़्यादा पर्सनस के पास, और दो दो लोग भी एक दूसरे के साथ हो सकते हैं या दो से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। और उसका बेसिक पर्पस क्या होता है, या बेसिक आप उसका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि यू नीड टू एवेल्युएट द क्वालिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेंट, ठीक है। क्वालिफिकेशन ऑफ एन एप्लीकेंट जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है वो आ रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन को आप जो है उससे इम्प्लाई कर रहे हो। दूसरा, आप ये चीज़ अश्योर कर रहे होते हैं, ये चीज़ डिटर्मिन कर रहे होते हैं कि जी वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, या वो कितना इफेक्टिव हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है। बिफोर गोइंग फर्दर, हम अब क्या करेंगे, अभी हम ये केस स्टडी देखते हैं।
ये हमारे पास एक टिपिकल केस स्टडी है जो कि हमने डिस्कशन के लिए जो है वो सेलेक्ट की है, या डिस्कशन के लिए जो हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। ओके जी, पहले मुझे बताओ, इज इट विजिबल टू एवरीवन? ये सबको विजिबल है? नजर आ रहा है सबको? जी ओके, चलो ठीक है। इस केस यू हैव गॉट 5 मिनट्स, इस केस स्टडी को पढ़ो, और इस केस स्टडी को पढ़ने के बाद जो है वो लेट्स रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन जो हमारे पास है कि इज इट फेयर टू डिनाई एम्प्लॉयमेंट टू ऑल। ये छोड़ दो, बड़ा मुश्किल सवाल है, ये छोड़ दो, इसको नहीं करते। इज इट फेयर टू होल्ड एम्प्लॉय लायबल फॉर एनी क्राइम कमिटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन विद नो क्रिमिनल बैकग्राउंड? अच्छा, सिर्फ इस सवाल का जवाब दे कि इज इट फेयर to hold employees liability for any crime committed by employees with known criminal record? सवाल पहले समझ लो। सवाल ये है कि एक एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट किया, बल्कि काम करो, छोड़ दो उसको अभी, क्योंकि जब तक तुम लोग जो है वो सिलेक्शन के प्रोसेस को नहीं अंडरस्टैंड करोगे तब तक शायद तुम्हारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ओके, कीप दिस केस स्टडी विद अस, और हम इसको जो है वो दोबारा वापस आके इसके ऊपर जो है वो बात करते हैं, ठीक है? हमने इंटरव्यूज़ की बात स्टार्ट की थी, तो इंटरव्यूज़ के अंदर हमने ये चीज़ कही थी कि इंटरव्यू से मुराद वो डिस्कशन है दो या दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान, जिसमें आप जो है तमाम के तमाम जॉब से रिलेटेड कंसर्न एलिमेंट्स को जो है वो वैलिडेट करते हैं, या कंसर्न एलिमेंट्स को जो है वो चेक करते हैं कि क्या वो कैंडिडेट जो आपके पास अपेयर हुआ, या क्या जो कैंडिडेट आपके पास जॉब के लिए आया है, क्या वो तमाम के तमाम कैंडिडेट्स जो है ये तमाम के तमाम फीचर्स अपने पास रखता है या नहीं रखता। इसके बाद इंटरव्यूज़ की हमारी कुछ फॉर्म्स होती हैं, जिसमें एक इंटरव्यू की फॉर्म होती है हमारे पास सिचुएशनल इंटरव्यू। सिचुएशन इंटरव्यू वो होता है जिसमें आपके जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन दी जाती है, कोई डेफिनेट सिचुएशन दी जाती है, और क्वेश्चंस दिए जाते हैं या प्रॉब्लम दिया जाता है, और आपको कैंडिडेट को कहा जाता है, कैंडिडेट का रिस्पॉन्स उसके ऊपर जो है वो लिया जाता है। मोस्टली जो सिचुएशन या जो क्वेश्चन या जो इश्यूज होते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम वो सिचुएशन या वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके पास जो है आपकी जॉब के अंदर, या आपके इंटरव्यूज के अंदर, या आपके सॉरी जो आपकी जॉब के अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो है वो आपने जो है वो एक्सपीरियंस किए हुए होते हैं, और एक्सपीरियंस करने के बाद आपको जो है उसके सॉल्यूशंस की जो है रिक्वायरमेंट होती है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्टली आपके सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को आप देख लो, ये आपके पास जो है क्वेश्चन है, ये 2 मिनट्स इन क्वेश्चंस को पढ़ लो, और उसके बाद फिर हम आगे जो है उसको लेके चलते हैं, फिर मजीद फर्दर आगे देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन अंदर देखो तो आपके पास एक्सपीरियंस बेस्ड और फ्यूचर ओरिएंटेड है। एक्सपीरियंस बेस्ड का मतलब ये कि जो कि पिछले लोगों ने किया, और फ्यूचर ओरिएंटेशन का मतलब है जो कि फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट करते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड है, कौन कौन से ट्रेड्स हम देख रहे हैं? मोटिवेटिंग एम्प्लॉय है, रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट है, एंड ओवरऑल रेजिस्टिंग टू चेंज है। ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है? इनके सवाल है। फ्यूचर में भी इन्हीं के सवाल है, लेकिन ये सिचुएशन बेस्ड है। एक्सपीरियंस बेस्ड मतलब पिछली सिचुएशन क्या, और फ्यूचर ओरिएंटेड सिचुएशन क्या। 2 मिनट से इनको पढ़ो, अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो फिर वो हम डिस्कस करते हैं, वरना फिर मजीद फर्दर आगे हम अगले कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर जाते हैं। दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट कि जी हमारे पास हम जो सिचुएशन बेस्ड होता है या उससे क्या मतलब होता है, ठीक है? 2 मिनट्स इसको पढ़ लो।
ओके जी, क्लियर होता है? ये आपके पास समझ में आता है कि जी क्या किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस ऐड अप किए जाते हैं। क्लियर है ये चीज़? ये समझ में आता है कि जी सिचुएशन बेस्ड जो है वो आपके क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं? जी, अगर इसमें से किसी को कोई सवाल है तो यस सर। पूछो। ओके, चलो ठीक है, हम आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद सिचुएशन जो हमारे पास इंटरव्यूज़ होते हैं, सिचुएशनल बेस्ड हमारे पास जो इंटरव्यूज़ होते हैं, उसके बाद हम मज़ीद फर्दर आगे चलते हैं और आगे हमारे पास जो इंटरव्यूज़ की 2 फॉर्म्स हैं। इस केस स्टडी को भी अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दो, फिर हम इसको जो है वो बाद में रिव्यू करेंगे। ओके, इंटरव्यू के बाद जो हमारे पास चीज़ें आती हैं वो हमारे पास आती है रेफरेंस चेक, एप्लीकेशन ब्लाइंड्स एंड बैकग्राउंड चेक। रेफरेंस चेक का मुराद ये है, अच्छा ये हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे पास रिलायबिलिटी और रेफरेंस वैलिडिटी के अंदर जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वो शामिल हो रही होती हैं। रीज़न मीन कि रेफरेंसेस आपके ये चीज़ शो कर रहा होता है कि जी जो आपके पास पिछली आपने जो जॉब के अंदर जो चीज़ें की हुई है, या पिछला जो आपने जॉब का रेफरेंस दिया हुआ है, या पिछले जो आपने एक्सपीरियंस दिए हुए हैं, वो तमाम के तमाम रेफरेंस है या वैलिड है। इसी तरीके से एप्लीकेशन ब्लैंक्स ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप हमें दे रहे हैं, जो आपने फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, क्या वो इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल आप जो अभी के जो फॉर्म लिख रहे हैं उसमें अपडेटेड है, उसमें करेक्ट है या नहीं है, वो शो कर रहे होते हैं। बैकग्राउंड चेक्स के अंदर आपके एजुकेशन क्राइटेरिया आप चेक करते हैं, आपके जो प्रीवियस रेफरल्स होते हैं वो आप चेक करते हैं, जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस आप जो होल्ड कर रहे होते हो वो चेक करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम मज़ीद फर्दर आगे आते हैं। और मज़ीद फर्दर आगे आके जो है वो हम आई डोंट वांट कि मैं तुम लोगों को ये रेसिस्ट वगैरह के ऊपर जो है वो बात करूँ, बिकॉज़ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ही एरिया है। ओके, इसके बाद हम आते हैं और उसके बाद हम आगे आके फिजिकल एबिलिटी टेस्ट के लिहाज से बात करते हैं। फिजिकल एबिलिटी टेस्ट जो हमारे पास होता है वो कुछ जॉब्स या कुछ ऑप्शंस के लिए, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या कुछ पोजीशंस के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है, कुछ पोजीशंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। लाइक मिसाल के तौर पे अगर मैं स्पेसिफिकली इंजीनियर्स के लिहाज से बात करूँ, तो इंजीनियर्स के लिए जो है एक मैंडेटरी क्लॉज ये है कि जी उनको कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कलर ब्लाइंड क्या होता है? कलर ब्लाइंड ये होता है कि वो लोग रेड, ग्रीन और येलो कलर्स में जो है, रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट जो है वो नहीं कर पाते हैं जब वो तीनों कलर्स उनके साथ एक साथ रखे हुए होते हैं। तो यही चीज़ हमारे पास फिजिकल एबिलिटी के अंदर आती है कि हम जब सिलेक्शन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर हमें ये चीज़ भी श्योर करनी होती है कि अगर हमारी जॉब के लिए, जिस जॉब के ऊपर हम आ रहे हैं, जिस जॉब के ऊपर हम कैंडिडेट को लेके आ रहे हैं, अगर उसके ऊपर कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट या फिजिकल कोई एलिमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हम अश्योर करें। मोस्टली जो हमारे पास जो टेस्ट होते हैं वो उसको हम 7 क्लासिफिकेशंस के अंदर लेकर चलते हैं। लाइक मस्कुलर टेंशन होती है, मस्कुलर पावर होती है, मस्कुलर एंड्योरेंस होती है, कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बैलेंस होती है और कोऑर्डिनेशन होता है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली हैंड और आई का कोऑर्डिनेशन होता है मोस्टली। बैलेंस होता है कि आप फिजिकली कितना ज़्यादा बैलेंस है, लाइक आपको कोई ऐसा मसला तो नहीं है कि आपकी जो है कोई खुदा न खासा कोई आपकी फिजिकली इम्पेयर्ड तो नहीं है, आप वो बैलेंस के अंदर आता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप कितना ईजीली कितना फ्लेक्सिबली जो है मूव कर सकते हो। कुछ पोजीशंस के लिए कार्डियोवास्कुलर मतलब आपका दिल मजबूत होना चाहिए, कुछ जगहों पे आपकी मसल एंड्योरेंस, मसल पावर और मसल टेंशन जो है वो चेक की जा रही होती है। इसके बाद जो आपके पास आती है वो आपके पास आती है कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट। कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट आपके पास अब करेंटली हर जॉब के अंदर मोस्ट सिग्निफिकेंट टेस्ट हैं जो कि आप सिलेक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। पहले हमारे पास इनिशियली कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट सेपरेटली नहीं यूज़ किए जाते थे, बट जब से हमारे पास सिलेक्शन के अंदर वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, इन सारी की सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है, तब से हमारे पास कॉग्निटिव एबिलिटी भी इंक्रीज कर चुकी है। अब कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट होता क्या? बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट जो है आपकी 3 डायमेंशंस होता है। पहला वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, लाइक आप कितने अच्छे तरीके से, कितने कन्विंसिंग तरीके से, कितने मोटिवेटेडली बात करते हो। दूसरा आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी क्या है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एबिलिटी का मतलब ये है कि आप क्वांटिफिकेशन के साथ कितना अच्छा हो, फिगर्स के साथ आप कितना अच्छा प्ले कर सकते हो, फिगर के साथ आप कितना अच्छा जो है वो रिस्पॉन्ड कर सकते हो, कितना अच्छा फिगर्स को क्वालिफाई कर सकते हो। थर्ड वन इज द रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी कह लो या आप लॉजिक टेस्टिंग एबिलिटी कह लो कि हाउ मच लॉजिक यू आर, हाउ मच लॉजिकल यू आर। जो कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स पहले हमारे पास टॉप मैनेजमेंट के लिए, जब हम मैनेजर्स या सीईओ की पोजीशन के लिए हम कहते थे, तो वहाँ पे हमारे पास यूज़ किए जाते थे। बट अब चूंकि डायनामिक्स, अब चूंकि ऑर्गेनाइजेशन के एरियाज या ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशंस
इतनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है, इतने ज़्यादा अब वेरिएशन आ चुकी हैं, इतने ज़्यादा अब वैलिडेशन हम जो है वो यूज़ कर चुके हैं कि अब हम कॉग्निटिव एबिलिटी हमने ऑर्गेनाइजेशन की हर पोजीशन के लिए क्रिएट कर लिया। और हर पोजीशन के लिए क्रिएट करने का मतलब ये है कि हर पोजीशन के अंदर, हर पोजीशन पर इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। लेवल डिफरेंट होते हैं, लाइक जो लेवल कंपैरिजन हमारे पास जो है, जो शायद मैनेजर के लिए है या जो शायद सीईओ, कंपनी के सीईओ के लिए है, वो हमारे पास एक नीचे के ऑफिसर के लिए नहीं होगा। लेकिन लेवल डिफरेंट होने का मतलब ये नहीं है कि वो इक्वल नहीं होगा, मौजूद नहीं होगा। मौजूद वो हर पोजीशन के लिए होगा। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं तो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन को स्पेसिफिकली अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जी यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड नो हाउ टू यूज द लैंग्वेज जो कि आप यूज कर रहे हैं, बोथ रिटन एंड वर्बल। लाइक अगर मिसाल के तौर पर हमें इंग्लिश चाहिए तो वर्बल कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आप इंग्लिश कितनी अच्छी बोल सकते हो, कितनी अच्छी समझ सकते हो, ठीक है, और कितनी अच्छी लिख सकते हैं। बोलना समझना एक बात होगी, लिखना एक बात होगी। सेकंड, क्वांटिटेटिव एबिलिटी के लिहाज से बात करते हैं तो हम एक्यूरेसी के लिहाज से बात करते हैं कि अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आप कितने इजीली, कितनी आसानी से और कितने जल्दी से आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लाइक 2+2 = 4, ये बात सबको पता है, ठीक है, लेकिन 2.5+2.5 = 5, ये भी सबको पता है। लेकिन 2.25 और 2.25, 2.25+2.25 इज सॉरी 2.25+2.25 इज इक्वल टू 2.50, ये भी पता है। तो इस तरीके से जो आप क्विकली जो एनालाइजेशंस कर रहे होते हैं, ये आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी के अंदर आते हैं। फिर इसके बाद रीजनिंग एनालिटिक्स है। रीजनिंग एनालिटिक्स के अंदर ये होता है कि किसी भी डाइवर्स प्रॉब्लम या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन नहीं होता, हमेशा एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो है वो मल्टीपल सॉल्यूशन कैपेसिटी मौजूद हो, ये मल्टीपल सॉल्यूशन ड्रिवन कैपेबिलिटी जो है मौजूद हो, उसको इंश्योर करने के लिए, उसको अश्योर करने के लिए जो है वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी जो है वो चेक की जाती है। इसके बाद पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज यूज़ की जाती है। पर्सनालिटी इन्वेंट्री का मतलब ये है कि आपके पास हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो कुछ ना कुछ लेवल्स जो है या कुछ ना कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स जो है वो डिटर्मिन किए जाते हैं, ठीक है। अब जो पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके पास अक्रॉस द ग्लोब, जो दुनिया के अंदर जो सबसे कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ये 5 मेजर जो पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज जो आपके पास होती हैं वो ये होती हैं, जिसमें एक्सट्रोवर्जन आता है, एडजस्टमेंट आता है, एग्रीएबलनेस आता है, कॉन्शियसनेस आता है, ओपन टू एक्सपीरियंस आता है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो। एक्सट्रोवर्जन का मतलब ये है कि आप बाहर के लोगों से कितना ज़्यादा इजीली इंटरेक्ट करते हो। एडजस्टमेंट का मतलब ये आता है कि आप इमोशनली और सोशली कितना अपने आप को एडजस्ट करते हो। एग्रीएबलनेस का मतलब ये होता है कि आप कितना दूसरों की सिचुएशन के साथ, कितना दूसरों के पॉइंट के साथ एग्री कर सकते हो। कॉन्शियसनेस का मतलब ये होता है कि आप कितना ज़्यादा डिपेंडेबल हो, लाइक कितनी ज़्यादा रिलायबिलिटी आपकी। ओपन टू एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ आपसे गलत हो गई, कोई चीज़ आपसे जो है वो सही नहीं हुई, या कोई चीज़ आपके लर्निंग अवेयरनेस आपकी कितनी है। तो ये 5 पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज जो है वो आपकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो यूज़ की जा रही होती हैं सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, और सिलेक्शन के अंदर आपकी पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज को भी डिटर्मिन किया जाता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें 2014 के अंदर जो ऑलमोस्ट 26 to 60% जो है इसके ऊपर डिपेंडेंसीज बढ़ती चली गई, और ये आपके सिलेक्शन प्रोसेस के मेजर क्राइटेरिया से मेजर सिग्निफिकेंट एलिमेंट जो है वो डिटर्मिन होते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ लो सिलेक्शन के अंदर, वरना फिर क्लास को हम यहीं कंक्लूड करेंगे। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो पूछ लो जी। एनी क्वेश्चन? यस सर। जी बताओ बेटा। जी बेटा, क्लियर है सब कुछ? ओके चलो ठीक है, विल बी कीपिंग इट टिल हियर। बाकी हम इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास हमारी प्रॉबेबली आई विल कंफर्म कि सैटरडे को होगी या नहीं होगी। रीज़न बीइंग के 30th को आपका पेपर आपका कब है? नो याद है आप लोगों को? सर मैंने फ्राइडे को। फ्राइडे को है। फ्राइडे को है, ठीक है चलो। आई विल कंफर्म यू कि आपकी सैटरडे की क्लास होगी या नहीं होगी। बाकी है कि विल सी, बाकी इंशाल्लाह हम जो मैं सैटरडे की आपको कंफर्म कर देता हूँ। बाकी टिल देन तब तक अपना ख्याल रखो, फिर इंशाल्लाह मुलाकात है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।